हेलो एवरीवन। 14 नवंबर 2021 को एचपीटेट नॉन मेडिकल का एग्जाम कंडक्ट किया गया है। तो यहाँ पर मैं उसका केमिस्ट्री सेक्शन जो है वो सॉल्व करूंगी। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी। नेक्स्ट वीक एचपीटेट मेडिकल का एग्जाम है, तो ये क्वेश्चंस आपके उस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी की 6th to 10th की बुक्स में से ही पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 31. To prevent the oxidation of oily and fatty food material, dash are added to them. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32. हीट इज इवॉल्व्ड इन डैश रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है उन्हें कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, मतलब हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एनर्जी रिलीज होती है। और जो मोस्ट ऑफ द डिसोसिएशन रिएक्शंस हैं उनमें भी हीट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि डिसोसिएशन रिएक्शंस में बॉन्ड जो है वो टूटते हैं, तो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वहां पर एनर्जी जो है वो हमें देनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 33. फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन। तो यहां पर आपको एक रिएक्शन दिया गया है, Fe दैट इज आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो Fe है उसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और उसकी जगह ले ली है, और यहां पर FeSO4 बन गया है और कॉपर जो है वो अलग हो गया। तो ये रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 34. जिंक एंड लेड आर डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स ऊपर होती हैं वो नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देती हैं, क्योंकि ऊपर वाली मेटल्स जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो यहां पर जिंक एंड लेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। नंबर 35. डैश इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो यहां पर AgCl एंड AgBr इन दोनों का ही यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे। तो लेट्स सी कि जो आंसर की है उसमें क्या इसका आंसर जो है वो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36. डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन डैश रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन होती है वेजिटेबल मैटर की, ये माइक्रोब्स जो है वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं और इसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर पार्टिकल्स में, तो यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 37. आफ्टर व्हाइट वॉश द वॉल्स शाइन्स आफ्टर 2-3 days ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। जो व्हाइट वॉश है वो आप सभी को पता है कि वो लाइम वाटर होता है। तो लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो स्लोली रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसके साथ, और फॉर्मेशन हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और ये एक शाइनी अपीयरेंस दे देता है वॉल्स को। क्वेश्चन नंबर 38. डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू द टेम्परेचर। तो जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशनशिप है वो है ऑप्शन नंबर ए, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्वेश्चन नंबर 39. एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये तीनों रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40. डैश इज आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो जो सोडियम एंड पोटेशियम है ये दोनों ही जो है इन दोनों को स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41. डैश इज यूज्ड इन कफ सिरप्स एंड टॉनिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इथेनॉल। इथाइल एल्कोहल जो है उसका यूज किया जाता है कफ सिरप्स एंड टॉनिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42.
डैश एसिड इज प्रेजेंट इन आंवला दैट इज गूसबेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का दूसरा नाम है। फॉर्मिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है आंट के स्टिंग में या फिर बी के स्टिंग में। एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में। एंड टार्टरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है टैमरिंड दैट इज इमली एंड ग्रेप्स में। क्वेश्चन नंबर 43, डैश कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो निकल है। ऑप्शन नंबर डी, निकल कैटलिस्ट जो है उसका यूज किया जाता है इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। जून में जो एचपी टैट का एग्जाम हुआ था, ये सेम क्वेश्चन वहां भी पूछा गया था, बोथ मेडिकल में भी और नॉन मेडिकल में भी। क्वेश्चन नंबर 44, ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो जो ऑक्सैलिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है स्पिनच में। स्पिनच मतलब पालक में। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में भी प्रेजेंट होता है। कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड और टैमरिंड और ग्रेप्स में मैंने आपको अभी बताया कि इनमें प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड। ये क्वेश्चन जून में एचपी टैट मेडिकल में पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि पिछले एग्जाम्स जो हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो करना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, डैश इज एन एंटी एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एक माइल्ड बेस होता है और इसे एंटी एसिड की तरह यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एचपी टैट के एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 46, कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिंक कार्बोनेट। जून में एचपी टैट मेडिकल में इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया था, कैलामाइन इज ओर ऑफ। तो वहां पर ऑप्शंस में जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्रोमियम दिया गया था। तो देखिए ये भी एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 47, these solutions which do not affect blue और रेड लिटमस पेपर आर कॉल्ड। तो उन्हें न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रल। और ऐसे सॉल्यूशंस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं उन्हें एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं, और ऐसे सॉल्यूशंस जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं उन्हें बेसिक सॉल्यूशंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर एग्जांपल्स ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आइसोटोप्स। प्रोटियम, ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। आइसोटोप्स का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इनका एटॉमिक नंबर होता है 1 एंड प्रोटियम का जो मास नंबर है वो है 1, ड्यूटेरियम का 2 एंड ट्रिटियम का 3। तो इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दे आर आइसोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 49, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ब्रोमीन इज। तो यहां पर ब्रोमीन, यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे 35 जो है वो है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और यहां पर ब्रोमीन का जो मास नंबर है वो है 80 एंड मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर हमसे न्यूट्रॉन्स का नंबर पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 80 से -80 माइनस 35 किया तो आंसर आ गया 45। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिपेंड्स अपॉन। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, एटॉमिक रेडियस डैश एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है। जब भी आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 52, मॉडर्न साइंटिस्ट्स डिस्कस अबाउट डैश स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 3 स्टेट्स के बारे में तो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा जो है हमारे पास 2 स्टेट्स और होती हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 53, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय। टिंडल इफेक्ट जो है वो सस्पेंशन एंड कोलाइड सॉल्यूशन, ये दोनों शो करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। टिंडल इफेक्ट मतलब जो जब लाइट पास करती है तो जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54,
डैश इज आर होमोजीनियस मिक्सचर। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, एंड जो सस्पेंशन एंड कोलाइड है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मतलब ट्रू सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो जब आप शुगर को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। आप जब भी पानी को पियोगे, चाहे आप ऊपर से पी रहे हो पानी को या फिर आप बॉटम से पियोगे पानी को, तो आपको वो मीठा ही लगेगा, इक्वली मीठा, क्योंकि वो उसमें जो है बहुत ही यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गई है। तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन है जो कि होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। और सस्पेंशन और कोलाइड जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। यहां पर जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 55, डिफ्यूजन ऑफ डैश इज पॉसिबल इन लिक्विड। तो लिक्विड में जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों को जो है वो डिफ्यूज किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 56, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। तो जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 273.16 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड द टेम्परेचर। देखो यहां पर आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इन्होंने पूछा है कि जब मेल्टिंग ऑफ सॉलिड का प्रोसेस चल रहा होता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है या फिर कांस्टेंट रहता है। तो जब भी मेल्टिंग ऑफ सॉलिड का प्रोसेस चल रहा होता है उस वक्त जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है, जब किसी सॉलिड की मेल्टिंग हो रही है, मान लो अगर आइस जो है वो मेल्ट कर रही है, तो उस वक्त मेल्टिंग पॉइंट क्या है आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जब तक की पूरी आइस जो है वो मेल्ट नहीं कर जाएगी, वो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक कि पूरी आइस क्या है वो मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती। क्योंकि यहां पर जो है, जो हमारे पास जो भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट जो है आइस को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है। तो इसीलिए वहां पर जो उसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 58, डैश आर स्टेबल। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, दैट इज सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स। ये दोनों स्टेबल होते हैं, सस्पेंशंस जो है वो स्टेबल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 59, वेपराइजेशन कॉजेस। तो ये तो आप सभी को पता है कि इवेपोरेशन जब होती है तो क्या होता है, तो कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 60, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो हो गया वो हो गया नेप्थलीन बॉल्स, जो हम यूज करते हैं, कपड़ों में रखते हैं ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, तो वो भी सब्लिमेट होता है, वो भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट अंडरगोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। इसके अलावा कैम्फर में भी सब्लिमेशन होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।